हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम केस स्टडीज़ स्टार्ट करेंगे। केस स्टडीज़ मैथमेटिक्स के और मैथ्स के क्लास 9th के, जिसमें वेटेज कितना है आपको पता है, 12 मार्क्स का। तो 12 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं 80 में से। तो क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38 सेक्शन ई में का, ये हमारे 4 मार्क्स के, तो ऐसे 12 मार्क्स के हमारे पास केस स्टडी का ये क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे हमको ये केस स्टडी के क्वेश्चन जो है बहुत स्कोरिंग करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो हम अभी केस स्टडी के क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे। चलो, अभी केस स्टडी के पहले जो मैंने फिजिक्स की भी ऐसी एक सीरीज बनाई है न्यूमेरिकल्स की, जिसमें फिजिक्स के प्रॉब्लम्स कवर किए हुए हैं। तो आप वो भी सीरीज पूरी देख सकते हो, ताकि आपके जो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के जो भी डर है वो सब निकल जाएंगे। तो डू वॉच दैट सीरीज ऑल्सो। चलो, मूविंग ऑन टू केस स्टडीज। इजी है केस स्टडीज काफ़ी, सिर्फ इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है। तो अभी कैसे एनालाइज करना है, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। देखो, द क्लास टीचर ऑफ क्लास 10 preparing result analysis, she compares the marks of student obtained in class 9th, जो कि 2018-19 में, और 2019-20 में वो 10th में गया। तो दोनों 18-19 और 19-20 दोनों के कंपैरिजन किया हुआ है यूजिंग द डबल बार ग्राफ एज शोन बिलो। अब डबल बार ग्राफ का क्या मतलब होता है? मतलब देखो, ये 18-19 मतलब ये 9th का क्लास, और 19-20 मतलब ये 10th का क्लास। तो ये 9th का, ये 10th का, ये 9th का, ये 10th का, ऐसा होता है। समझ में आया? 9-10, 9-10, 9-10, एक ही स्टूडेंट का 9-10th का स्कोर यहाँ पे डबल बार ग्राफ से बताया हुआ है, और यहाँ पे मार्क्स बताए हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ से जैसे कि आप एनालिसिस क्या करना होता है, तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कि देखो, मैथ्स के स्कोर में 9th में इतने कम थे, 30 थे, तो वो डायरेक्टली 60 हो गए 10th में, यानी बहुत इंप्रूव हुआ, है ना? यहाँ पे भी थोड़ा इंप्रूव हुआ, बढ़ गया ना अगला ग्राफ। यहाँ पे इंप्रूव नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा स्कोर नीचे गया है। तो ऐसे एक छोटा सा एनालिसिस करके फिर क्वेश्चन को करना चाहिए कभी भी। ये केस स्टडी के पीछे का लॉजिक होता है। चलो, क्विकली देखते हैं। अभी ये पहला केस स्टडी हमने पढ़ा है, एनालिसिस किया है क्वेश्चंस। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, if there are MCQs, you don't have to solve anything, no need to explain, you can directly write the answer. But अगर MCQs नहीं होंगे तो थोड़ा सा बेसिक इसमें सॉल्व करना होता है। आप ज़्यादा इसमें तो सॉल्विंग की ज़रूरत इसमें पड़ती नहीं है, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देके करना होता है। MCQs में तो वो भी नहीं करना होता है, ठीक है? तो देखो, आगे बताता हूँ। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट? तो वो तो दिख ही रहा है ना। देखो, अभी देखा, ये बार से ये बार बहुत बड़ा है, बाकी ये थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा ही हुआ है। यहाँ पे तो एट पार है, मतलब सेम है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। इन विच सब्जेक्ट? मैथ्स। तो इसका आंसर आएगा मैथ्स, सिंपल। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डेटेरियोरेटेड? डेटेरियोरेटेड का मतलब होता है कि परफॉर्मेंस गिर गया किसमें। तो देखो, यहाँ पे भी इंप्रूव हुआ है, थोड़ा ही सही, लेकिन इंप्रूव तो हुआ है ना, ये बार से ये बार से। ये इसमें डेटेरियोरेट हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में? इंग्लिश में। सो इंग्लिश में डेटेरियोरेट हुआ है, यानी परफॉर्मेंस गिरा है। इजी है ना? इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार? एट पार का मतलब कि परफॉर्मेंस ना तो बढ़ा है ना घटा है। तो एट पार किस कौन से सब्जेक्ट में है? हिंदी में। हिंदी। व्हाट इज द डिफरेंस इन मैथ्स सब्जेक्ट? डिफरेंस इन मैथ्स सब्जेक्ट मतलब इंप्रूवमेंट तो हुआ है, कितने का डिफरेंस है देखो। तो पहले 30 आए थे 9th में, अब कितने आए यहाँ पे? 60। तो 9th का स्कोर इसका था 30 और 10th का स्कोर इसका 60 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 60 माइनस 30, 30 मार्क्स का इंप्रूवमेंट। सो 30 इज द डिफरेंस। डन, इजी। नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by student in class 10th? परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by student in class 10th। तो 10th वाला मतलब ये ग्रीन है ना, येलो वाला तो 9th का था, येलो वाला 9th का था। तो ग्रीन का स्कोर जो है वो हम निकालेंगे। ये जो रहता है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट पे मैं जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखो कि ये जो है, ये देखो 10th का स्कोर, ये 60 है मैथ्स का,
ठीक है? आप अगर इसको देखो ध्यान से तो ये जा रहा है 50 की तरफ नहीं जा रहा है, ये बीच में है ये, ठीक है? ये 50 और 60 के बीच में है ना? ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन अगर आप निकालते हो तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। और तो ये कितना है सोशल साइंस का स्कोर? 55, ठीक है? मैथ्स का ये स्कोर कितना है? 60, और ये तो उसके नीचे ये कितना है? ये 50 है, ठीक है? दिख रहा है आपको? और इंग्लिश का ये जो स्कोर है, ये स्कोर है 45, ठीक है? इंग्लिश का ये 45, और ये जो हिंदी का जो स्कोर है ये भी है 60, ठीक है? हिंदी का ये है 60। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन क्लास 10th। तो हमने 10th का जो स्कोर है वो यहाँ पे लिख दिया। अभी उसका हमको निकालना है परसेंटेज, ठीक है? तो अभी हम देख लेते हैं कि परसेंटेज इसका कितना आता है। परसेंटेज निकालने का बड़ा सिंपल अपना तरीका होता है, एडिशन ऑफ ऑल 60, 55, 50, 45 और 60, और टोटल से डिवाइड कर देंगे। 5 + 5 10 हो जाएगा, 6 7 5 12, 12 + 5 17, 17 + 6 और 4 10, तो ये हुआ 270। अब 270 कितने? 5 सब्जेक्ट है, परसेंटेज निकाल रहे हो आप 500, टोटल 500 में से, तो इसके कितने आए? 270 आए, 500 में से इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज मिलेगा। दो जीरोस कैंसल आउट होता है। फिर उसके बाद 270 अपॉन 5 रहता है, जो कि निकल के आएगा 5 1 5 5 25, 6 7 20 बचा, 5 4 20, सो दिस इज 54%। अंडरस्टूड? बड़ा सिंपल है। चलो नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। इजी था ये। चलो तो ऐसे बहुत इजी आएंगे। टिपिकल में कुछ क्वेश्चंस मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट किए हुए हैं, कुछ मुझे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड लग रहे थे उसमें से कलेक्ट किए हैं, जो इंटरनेट के ट्रस्टेड सोर्सेज से लिए, कुछ सीबीएसई के सैंपल पेपर से मैंने लिया हुआ है। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो अच्छे से इसको करो, और एक नोटबुक लेके ज़रूर बैठना ताकि आप इस क्वेश्चंस को क्विकली कर पाओ मेरे साथ-साथ। दूसरी चीज़, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इसको वैसे भी डाउनलोड करके इसको वैसे भी थियोरेटिकली स्टडी कर सकते हो, ठीक है? A mathematics teacher asked the students to collect the marks of mathematics in half yearly exam. She instructed to all students to prepare frequency distribution table using the data collected. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनता है? ऐसे बनता है, देखो ये। तो ये वाला जो होता है, ये टैली मार्क्स वाली सिस्टम आपको पता है, 1 2 3 4, फिफ्थ वाले को ऐसा, है ना, स्लांट वाला करते हैं, 6 7 8 9, 10th वाले को करते हो 11 12 13 14, हर 5 5 की इसको ऐसे स्लांट कर लेते हो, उससे काउंटिंग होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है? तो ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, कहाँ से? इन सारे नंबरों से, ठीक है? इधर ऊपर भी है। ऐसे हमारे 50 मार्क्स में से किया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट 60 है। तो ये जो होते हैं कि ये ग्रुप्स जो है ये मार्क्स के, ये ग्रुप जो है ये मार्क्स के। कितने स्टूडेंट को मिले? डेटा कैसे निकाला कि 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले? 2 स्टूडेंट को मिले। 10 to 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट को है? 10 स्टूडेंट्स को है ना? जैसे सबसे हाईएस्ट स्टूडेंट जो है वो इस कैटेगरी में, जिनको 20 से 30 मार्क्स मिले हैं। तो अभी हम देख लेते क्वेश्चन कैसा है, ठीक है? हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड more than 20 but less than 30? more than 20 but less than 30, तो 20 से 30 के ग्रुप में आएगा ना, ये तो आपको पता है। क्यों लेस देन 30? क्योंकि ये अपर लिमिट जो है 30 का, ये नहीं पकड़ा जाता है, ये अपर लिमिट नहीं पकड़ा जाता है, ये 30 यहाँ पे पकड़ा जाता है। ये 20 से बड़ा है, 20 से 30 तक पकड़ा जाता है, मतलब 20 कंसिडर किया जाता है, 30 नहीं किया जाता है, अपर लिमिट नहीं पकड़ते, वो नीचे के इसमें पकड़ते हैं। सो 20 से 30 वाला ये जो ग्रुप है, इसमें 21 स्टूडेंट्स है। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 22 मोर देन 20 बट लेस देन 30? 21। डन? हाँ, बी आएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 20? हाँ, ये अच्छा एग्जांपल है। लेस देन 20 मतलब क्या करोगे? बताओ, इसको इरेज कर देते हो। लेस देन 20, तो लेस देन 20 मतलब देखो 20 to 30, ये तो 20 से ज्यादा है ये वाला कॉलम, तो ये नहीं आएगा। 10 से 20, तो ये 20 नहीं पकड़ेंगे। 10 से 20 मतलब 20 से तो कम ही है ये बच्चे, 10। और 0 to 10 भी तो लेना पड़ेगा ना, ये 2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 to 10 भी तो 20 से कम ही होता है ना। हाँ, तो ये सिर्फ 10 से 20 के है, तो 20 से कम है, और 0 to 10 भी 20 से कम है, तो ये भी तो ऐड करने पड़ेंगे ना। 10 + 2 12, सो 12 स्टूडेंट स्कोर्ड लेस देन 20 मार्क्स, ध्यान रहे, ठीक है? चलो, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 60%? अब ये तो परसेंट में दिया है, तो 60% मतलब कितने मार्क्स? हमारे पास भी ये मार्क्स में था,
हमारे पास ये मार्क्स में था ना, तो अभी 60% कैसे करें? 60 से ज़्यादा थोड़ी बोलेंगे, ऐसे नहीं होता है, वो तो परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो हमको मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 60% माने कितने मार्क्स? तो पहली बात तो ये टोटल मार्क्स कितने थे? हमको ऊपर दिए थे 50 दिए थे, आउट ऑफ 50 फॉलोइंग मार्क्स जो है दीज आर आउट ऑफ 50। तो 60% मतलब कितना होता है? 60% मतलब कितना होता है? 50 का टोटल 50 था, तो 50 का 60% होता है 30 मार्क्स। देखो 60% ऑफ 50 कितना आता है? जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट, 6 5 जा 30 मार्क्स। तो इसका मतलब ही क्या हुआ? 60% का मतलब ही क्या हुआ कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 60, मतलब ये हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 30, ऐसा ही इसका मतलब हुआ। समझा? तो मोर देन 30 मतलब 30 टू 40 पकड़ेंगे, यस। 40 टू 50 पकड़ेंगे, यस, क्योंकि वो भी तो 30 से ज्यादा ही है। हाँ, 40 टू 50 तो क्या हुआ? है तो 30 से ज्यादा ही। 50 टू 60 पकड़ेंगे, यस। तो 19 प्लस 7 प्लस 1, अंडरस्टूड? 19 प्लस 7 प्लस 1, दिस विल बी 26 प्लस 1, 27 स्टूडेंट्स। सो डी इज द आंसर, 27। अंडरस्टूड? इजी है। चलो, व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ द क्लासेस? तो ये सारे क्लासेस जो दिख रहे हैं इसकी साइज की बात कर रहे हैं। तो साइज माने क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितने का होता है डिफरेंस? मतलब क्लास कहाँ से कहाँ तक का है, दैट गैप इज कॉल्ड एज क्लास साइज। बेसिकली जैसे 100 टू 200 और 200 टू 300, तो आपको समझ रहा है, 300 टू 400, तो ये क्या है? अपर, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट 200 से 100 माइनस किया तो कितना? 100। मतलब ये 100 का गैप है ना, दैट इज क्लास साइज। कितना बैठा है उसमें? तो 30 टू 40, 40 टू 50, ये सारे क्लास साइज है 10 के। इजी, 10 इज द क्लास साइज। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 30 टू 40? तो 30 टू 40 के क्लास मार्क, क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? क्लास मार्क का मतलब होता है मिडल वैल्यू। क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू ऑफ क्लास, इट इज डिनोटेड बाय xi, it is denoted by xi. So xi equals to upper limit plus lower limit divided by 2। upper limit plus lower limit ये होता है lower limit 30 40, ये होता है उस क्लास का अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसके बीच की वैल्यू मिलेगी। अब ये तो इजी है, 30 40 के बीच में 35 आएगा। लेकिन अगर ऐसा राउंड फिगर नहीं होगा, पॉइंट में वगैरह आएगा, तो आपको डाउटफुल आया तो आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेना। 30 plus 40 divided by 2, 70 divided by 2, this will be 35 इनके बीच में। So class mark 30 to 40 is 35। Done, 35। चलो, easy हुआ, आया समझ में अभी? नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन। ये एकेडमिक ईयर का जो है 2025 का, जो आप एनुअल एग्जाम दोगे, इसमें लीनियर इक्वेशन और सर्कल्स के ही ज्यादा चांसेस है केस स्टडी के, ऐसे पेपर पैटर्न में है। ठीक है, तो ऑफिशियल पेपर पैटर्न यही बोलता है कि आपको जो है कि ज्यादातर लीनियर इक्वेशन एंड सर्कल्स इसी के केस स्टडी के चांसेस है। तो हम लीनियर इक्वेशन की भी लेंगे, आगे मैं सर्कल की भी इसमें ले लूंगा। चलो, संजय बॉट 5 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स फॉर ₹120। ठीक है, तो आप इससे समझ गए होंगे, 5 नोटबुक्स प्लस 2 पेन्स, कितने पैसे? 120। और आपको ये क्वेश्चन आपने लीनियर इक्वेशन में पहले भी किया है कि बहुत ही इजी है ये वाला। इसको क्या करोगे आप? नोटबुक एंड पेन्स आर 2 पैरामीटर्स, सो इट्स प्रीटी इजी। यहाँ पे आपको नोटबुक की कॉस्ट अगर x पकड़ ली और पेन की y पकड़ ली, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? 5x प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 120। ये एक नोटबुक की कॉस्ट है x, और ये एक पेन की कॉस्ट है y। तो 5x plus 2y equals to 120। This is our equation 1। I mean, equation 1 means this is only the equation which you have to find। तो देखो, मैंने क्वेश्चन तो अभी तक पढ़ा ही नहीं, और मैं उस क्वेश्चन से जो चीजें इंटरप्रेट कर रहा हूँ वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर आगे इन्होंने कुछ दिया है इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें से हम यूज कर लेंगे। ठीक है, so from the linear form the linear equation in two variables from this situation by taking the cost of notebook as x and for pen as y। यही तो पकड़ा, नोटबुक को x पकड़ा था और पेन को y पकड़ा था, वही तो पकड़ लिया हमने। और इक्वेशन क्या बना हमारा? 5x plus 2y, क्योंकि 5 नोटबुक है, 2 पेन है, तो 5 इंटू एक्स
दो पेन 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 120, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 120। ये कंफ्यूजिंग लगता है, ये नहीं है डी 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, उन्होंने जो पैरामीटर दिया है वही। नेक्स्ट, विच इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस फॉर्म्ड इन वन। अच्छा, हमारा इक्वेशन वन वाले क्वेश्चन में 5x प्लस 2y 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 120 आया, तो कौन सा इसमें से सॉल्यूशन है? इजी है, दो इक्वेशन नहीं है यहाँ पे, एक ही है, तो ये पुट करके देख लेना। तो अगर मैं ये डाल देता हूँ x के जगह पे 10, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 और 2 इंटू वाई यहाँ पे 20 डाल देता हूँ, तो क्या आ रहा है 5 10 50 और 2 20 40, तो ये तो 90 आ रहा है, ये नहीं चलेगा। दूसरा ये डाल के देख लेते हैं, x को अगर मैं यहाँ पे देखो 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, ये हमारी इक्वेशन। x को अगर मैं 20 डालता हूँ और y को अगर मैं 10 डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 10 100, 2 10 20 आया, देखो 120 आया, तो वेरीफाई हो रहा है। यस, सो b इज द सोल्यूशन, वही तो वेरीफाई कर रहा है। चलो आगे, इफ द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ₹15, ठीक है, ये देखो अभी क्या डेटा दिया है, वन नोटबुक की कॉस्ट दी है 15, ठीक है, और वन पेन की कॉस्ट दी है ₹10। फाइंड द टोटल अमाउंट, तो सिंपल सी बात है, अब जो आपका इक्वेशन है ना, टोटल अमाउंट 120 बोला है, तो आप 120 लिख दोगे क्या? नहीं नहीं, गलत होगा। एज पर दिस डेटा इट विल बी डिफरेंट। उन्होंने बोला है वन नोटबुक 15, वन पेन 10 है, तो आप 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 120 था ना हमारा, तो ये 120 नहीं लेना पड़ेगा। अब तो 5 नोटबुक लिए उसने और 2 पेन लिए ना, तो आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो एक नोटबुक 15 की है, तो 5 नोटबुक यानी 5 इंटू 15, 2 पेन्स, सो 2 इंटू 10, so this will be your cost, 15 5 are 75 और 2 10 are 20, so this will be 75 85 95 rupees डन, तो ये 95 आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आगे देखो ध्यान से, इफ द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ वन पेन। नोटबुक की कॉस्ट क्या थी, हमने क्या पकड़ी थी ₹x, और पेन की कॉस्ट हमने क्या पकड़ी थी ₹y। वो बोल रहे एक नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है पेन के कॉस्ट के, मतलब क्या, मतलब x जो है वो ट्वाइस है, यानी 2y है, ट्वाइस ऑफ व्हाट, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन 2y है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन। तो बहुत इजी है, ये एक इक्वेशन उन्होंने आप भी दिया है और हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा था कि 5x प्लस 2y मेन इक्वेशन 120 था ना, ये मेन इक्वेशन जो हमने ऊपर देखा था, ये 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, तो वही तो है ये, ठीक है। तो वो, और यहाँ पे अब भी डेटा उन्होंने दिया है कि ये जो x है ना नोटबुक, ये ट्वाइस ऑफ पेन है, यानी कॉस्ट उसकी ट्वाइस ऑफ पेन के कॉस्ट है, 2y है, तो यहाँ पे डाल दो x की वैल्यू 5 और x के जगह पे क्या 2y, और यहाँ पे आगे का ये 2y 120, 5 2 10y प्लस 2y इक्वल्स टू 120, ये 10y प्लस 2y हो जाएगा 12y इक्वल्स टू 120, तो y कितना आया 120 के नीचे 12 जाएगा, y आ जाएगा 10। तो कॉस्ट ऑफ पेन ही पूछा है, पेन क्या था y आ जाएगा 10। आई होप यू आर गेटिंग दिस, इजी है। चलो, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू 4। अच्छा, सिर्फ y इक्वल्स टू 4 दिया है, अब सिर्फ y इक्वल्स टू 4 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। आप बोलोगे यहाँ पे तो कोई डेटा है ही नहीं, सिर्फ y इक्वल्स टू 4 है, तो बाकी का 0 0 ले लेंगे, a के जगह पे कुछ नहीं तो 0 c 0, सो हाउ दिस विल बी, हाउ इट विल लुक 0x प्लस, अच्छा इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, देखो y इक्वल्स टू 4 है ना, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 4 इधर लाके लेफ्ट को लाया तो y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है, हाँ, और x का है नहीं कोएफिशिएंट, तो 0x प्लस वाई 1y मतलब प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज योर इक्वेशन। इसको ध्यान से देखो है क्या यहाँ पे, ये डॉट माने मल्टीप्लीकेशन है, डेसिमल नहीं है। 0x प्लस वाई माइनस 4, 0x प्लस वाई माइनस 4, 0x प्लस वाई माइनस 4, ओके दिस वन फोर्थ वन है, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला तो प्लस है ना, यहाँ पे हमारा माइनस है, हाँ इधर आके माइनस हुआ है, सो फोर्थ इज द आंसर। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, another interesting question from linear equation, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा ये, देख लेते हैं एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ओके चलो लीनियर इक्वेशन,
आदित्य परचेज 2 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स, बड़ा सिंपल है, 2 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स ए एंड बी, चॉकलेट ए एंड चॉकलेट बी, जिसको हमने रेट x और y रिस्पेक्टिवली पकड़ लिया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दे भी दिया है हमको, दो पैरामीटर क्या है, तो चॉकलेट ए की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है ₹x, और चॉकलेट्स जो भी हो गए, चॉकलेट्स बोला है तो ज़्यादा ही होंगे, तो जो भी है उसका उन्होंने कॉस्ट दिया है ₹y, ठीक है। तो ये दोनों जो है x और y इन्होंने दे रखा है। यहाँ तक कोई डाउट है? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्विकली देखते हैं कि अमाउंट स्पेंड है इसकी टोटल 7, तो मतलब x और y दोनों चॉकलेट की अमाउंट स्पेंड है 7। तो हमने डेटा निकाल लिया, डेटा निकाल के अभी हम आगे देख लेते हैं। देखो, हाउ टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कर लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, कर लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, so आंसर 3। If the cost of chocolates A is 5, then find the cost of chocolates B। कुछ भी नहीं है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 था हमारा, वो बोल रहे चॉकलेट की A की कॉस्ट है 5, तो मैंने 5 डाल दिया, तो B मतलब y, बराबर ना, बी वाई था ना, तो उसकी कॉस्ट निकालो, तो y कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5, बिल्कुल सिंपल, 7 माइनस 5 दैट विल बी 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, कुछ नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्राफ तो ऊपर दिया है, लेकिन इसमें से कौन सा पॉइंट इसके लाइन पे लाई करता है, किस पे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 पे लाई करता है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 का ग्राफ तो यही है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 का ग्राफ तो यही है, तो ये इस पे लाई करता है, कौन सा पॉइंट ऐसा पूछा है, तो 3,4, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y होता है, तो 3,4 लाई कर रहे हैं क्या, देखो x पे 3, y पे 4, तो ये इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, x पे 3, y पे 4, यहाँ पे कर रहा है लाई, यस, सो 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। 1,5 भी नहीं करेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, 1,5, 1 ऊपर लेके गया, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 1,5 यहाँ पे आ रहा है, लाइन पे आ रहा है क्या, नहीं, फिर उसके बाद दूसरा भी नहीं आएगा, 5,4 भी नहीं आएगा, देखो 5 और 4 तो ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे 4, ठीक है, ये वाला 4 y पे, तो लाइन पे जो लाई कर रहा है वो तो फर्स्ट वाला ही था, 3,4। दूसरा एक तरीका इसका ये होता है, यू कैन डू बाय अनदर मेथड, लाइक अगर वो उस लाइन पे लाई कर रहा है तो वेरीफाई होना चाहिए, तो देखो x3 डाल दिया और प्लस y है, y को मैंने 4 डाल दिया, तो आ रहा है ना 7, यस आ रहा है 7, तो ऐसे वेरीफाई करके होता है, बट ग्राफ से करना होता है, वो लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं, उन्होंने ग्राफ दिया है ना ऊपर, इसीलिए। चलो, सो फॉर दिस 3,4, द पॉइंट वेयर लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 इंटरसेक्ट y एक्सिस इज, तो ऐसा पॉइंट जहां पे ये लाइन जो ऊपर दी उन्होंने y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट बताओ, तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट कहाँ पे है, वो पॉइंट यहाँ पे है। देखो ये लाइन है आपकी, ये आपको रेड कलर की लाइन पूरी तरह क्लियरली विजिबल है, दिस वन, और ये आपकी x एक्सिस है, ये y है, तो ये लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 की लाइन यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस को यहाँ पे कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया है 0, 7, देखो x पे 0, y पे 7, तो 0, 7 पे कट कर रहा है ना, वो कट कर रहा है 0,7 पे, समझ रहे हो बात को, तो देखो यहाँ पे 0,7 पे है ऑप्शन फोर्थ, डन, सो y एक्सिस को 0,7 पे कट कर रहा है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ये, तो x प्लस 3y माइनस के इक्वल्स टू 0, तो ये आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, ऐसा बोला है, लेकिन k की क्या वैल्यू हो ताकि ये सॉल्यूशन आ जाए, तो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करते हैं, सिंपल, ये है गिवन है हमको, दीज आर द सॉल्यूशंस, तो k की वैल्यू क्या आएगी, तो इस इक्वेशन में डालते हैं और k की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल से, तो x इक्वल्स टू 2, 3 इंटू y, y इक्वल्स टू -1, और माइनस के आगे का इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, 3 1 3 माइनस,
और ये माइनस के इक्वल्स टू 0, फिर उसके बाद 2 माइनस 3 जो होता है वो -1 होता है, -1 माइनस के इक्वल्स टू 0, फिर उसके बाद माइनस के यहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू -1। ध्यान से देखना साइंस को, k इक्वल्स टू -1, सो -1, थर्ड इज द आंसर, दिस वन। ओके, चलो समझ गए बात को, इजी है कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अनदर सिंपल क्वेश्चन। One day teacher planned to take all class 10 students to the milk factory, चिलिंग प्लांट जहाँ पे ठंडा होता है, चिलिंग कूलिंग यूनिट होता है ये। तो आपको दिख रहा है ये सिलेंडर है, मतलब ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का ही होगा, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया, यहाँ पे रेफर द प्लांट, कुछ रिलेटेड सॉलिड शेप्स है यहाँ पे, विच वी हैव स्टडीड इन आवर करिकुलम, वेयर इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। ओके, रेफर टू सिलिंड्रिकल कंटेनर, ओके यहाँ पे दिख रहा है आपको। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इट कैन स्टोर, ओके, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इट कैन स्टोर, मतलब क्या, क्वांटिटी ऑफ मिल्क स्टोर कितना होगा इसमें। देखो इसका रेडियस दिया है, इसका हाइट भी दिया है, तो हमको निकालना है वॉल्यूम। ये कैसे समझा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इट कैन स्टोर, नो, सो यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेसिक यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है आपका, है ना, यहाँ पे आपको वो चीजें नहीं देंगे केस स्टडी में, ये ध्यान रखना है, दे वोंट गिव दैट, दैट इज योर लॉजिक विच इज ऑलरेडी देयर इन आवर करिकुलम, वही पूछा जाएगा ना। तो वो तो सिर्फ केस स्टडी एक नाम के लिए होता है कि यस वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन ऑन दोज बेसिस, इसलिए होता है वो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को हम 3.14 ले लेंगे लगा तो, ठीक है, दिया नहीं है कुछ तो आप 22/7 भी ले लो, कुछ इसके आसपास ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर स्क्वायर, रेडियस कितना था हमारे यहाँ पे देखो 5, ओके, और हाइट 12, आर स्क्वायर यानी 5 × 5, और ये हाइट जो था ये 12 था। इसको कैसे करेंगे, देखो 12 5 जा 60, और 65 जा 65 जा 6 जा 30, 300 हो जाएगा ये, ठीक है। अब 3.14 × 300, देखो 3 देखो ये 3 3 9, मतलब आपको ये बिल्कुल इजी है, ये देखो 3 और 300, तो ये आंसर आ जाएगा, कुछ चीजें करने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। वैसे भी आपको करके दिखा देता हूँ मैं, 4 3 12, ठीक है, 1 कैरी, 3 1 3, और ये 1 4 हो जाएगा, और 3 3 9, ये तो आपको आंसर आ ही गया। पॉइंट के बाद ये जो है आगे का वो आपको आ जाएगा, ये किस वजह से आया होगा, क्योंकि 22/7 लिया होगा तो उस वजह से ये आया होगा, सो डजंट मैटर, लेकिन आया तो सही, ये समझ में आ रहा है आपको, आपको सॉल्व करना ही नहीं है, आपको इससे समझ में आ रहा है कि 9 आ रहा है, तो उससे ये सॉल्व किया जा सकता है ना। सो 942 मीटर क्यूब, डन, सिंपल है एमसीक्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, दैट इज मिल्क कंटेनर। हाँ, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/h+r, है ना, 2πr/h+r। कर्व सरफेस सिर्फ 2πr/h होता है, ये कर्व्ड होता है, ये कर्व सरफेस होता है, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में h+r, मतलब ये r+h b। Now if a cube shown in the picture is a dimension of 6 cm each, तो क्यूब का जो भी डिमेंशन, मतलब क्या, लेंथ 6, क्यूब है ना वो, तो सारा 6 ही हो जाता है उसका, ठीक है। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस क्यूबिक कंटेनर, ओके, क्यूबिक कंटेनर की कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब फिर से क्या, वॉल्यूम, तो कैपेसिटी मतलब फिर से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब, हाँ, और कितनी है साइड उसकी, 6, 6 का क्यूब, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 216 सेंटीमीटर क्यूब, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है ये। रेशियो बिटवीन, इसको अलग कलर से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फोर्थ वन, रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका रेशियो यही निकालना है। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा वॉल्यूम निकालते, पूरा कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, और फिर डिवाइड करते बैठते, ऐसा क्यों करेंगे, पाई कैंसिल तो हो ही सकता है, दोनों में आता है, और बाकी भी चीजें कैंसिल हो सकती है, क्योंकि उसी सिलिंड्रिकल कंटेनर का निकाल रहे हो ना, तो हो सकता है कैंसिल आउट,
पूरा क्यों सॉल्व करेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। पाई से पाई कैंसल, एच और एच कैंसल, नीचे एक आर से इधर का एक आर कैंसल, तो सिर्फ आर बचता है एक, क्योंकि दो थे और नीचे 2 बचता है, तो आंसर आ गया। रेडियस कितना? 5 था ना, और 2, सो दिस रेशियो कम्स अप एज 5/2। सो इट्स प्रीटी सिंपल। तो आपको ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है? तो पूरा कैलकुलेट करते नहीं बैठना है। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कैसे लेंगे? टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है? स्पीयर का जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल। अब हेमिस्फीयर का अगर करना है तो ये वाला फ्लैट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला फ्लैट पोर्शन कंसीडर किया जाएगा, ये वाला, और ये कर्व पकड़ा जाएगा। तो कर्व जो रहेगा वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ऊपर का फ्लैट जो है वो सर्कुलर है, वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो टोटल कितना आएगा हेमिस्फीयर का? वो तो लर्न ही होना चाहिए आपका। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। डन? क्लियर है? तो यहाँ तक मैंने काफी क्विकली आपको केस स्टडीज करा के दिए, ठीक है? और क्वेश्चन पेपर से केस स्टडी लेने हैं, थोड़े और एक्सपेक्टेड है जो मैंने लिए हैं, तो और एक सेशन बनेगा, ठीक है? मैं ये सेशन थोड़ा छोटा रखता हूँ, थोड़ा क्विकली लिया मैंने, ठीक है? इसी को जोड़ के अगर टाइम बचते तो मैं सेशन दे दूंगा, या फिर आपको पार्ट 2 करके एक और सेशन दे दूंगा, ठीक है? पार्ट 1 पार्ट 2 करके। पार्ट 2 थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसमें और चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहेंगे, मैंने निकाले हुए हैं, ठीक है? सो सी यू इन पार्ट 2। डू वॉच पार्ट 2 ऑल्सो। वो केस स्टडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स की है, साइंस की भी लेके आऊंगा केस स्टडीज उसके बाद। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।